राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ी समन्वय बैठक करने जा रहा है, जो कि लखनऊ में होगी। वजह स्पष्ट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की यह समन्वय बैठक कोशिश होगी कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए, विभिन्न मुद्दों को लेकर चीजों को क्लियर किया जाए, किस रणनीति के तहत मैदान में जाना है उसको भी तय किया जाए। साथ ही साथ विपक्ष के सवालों का जवाब बूथ स्तर तक कैसे दिया जाए, जिलों के नेटवर्क को कैसे मजबूत किया जाए, ये बहुत सारे मुद्दे होंगे। हालांकि आरएसएस की इस समन्वय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। 19 और 20 सितंबर को लखनऊ में संघ की ये बड़ी बैठक होगी, जिसके जरिए 2024 का माहौल तैयार करेगी बीजेपी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ी समन्वय बैठक करने जा रहा है, जो कि लखनऊ में होगी। वजह स्पष्ट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की यह समन्वय बैठक कोशिश होगी कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए, विभिन्न मुद्दों को लेकर चीजों को क्लियर किया जाए, किस रणनीति के तहत मैदान में जाना है उसको भी तय किया जाए। साथ ही साथ विपक्ष के सवालों का जवाब बूथ स्तर तक कैसे दिया जाए, जिलों के नेटवर्क को कैसे मजबूत किया जाए, ये बहुत सारे मुद्दे होंगे। हालांकि आरएसएस की इस समन्वय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। 19 और 20 सितंबर को लखनऊ में संघ की ये बड़ी बैठक होगी, जिसके जरिए 2024 का माहौल तैयार करेगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसों में नई नियमावली संशोधन को लेकर के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करने जा रही है। यानी कि अब मदरसों में पढ़ने वाले उन छात्रों को शिक्षा, कंप्यूटर जैसे तमाम चीजें मिलेंगी। यानी साथ एक खेलकूद भी वहां पे खिलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ मदरसों में पढ़ने वाले उन बच्चों को तालीम के साथ में नई शिक्षा प्रणाली के साथ मुख्य धारा में जोड़ने का काम होगा। यानी साफ है, बहुत जल्द नियमावली 2016 के संशोधन के तहत इस पर नियम एक्ट के तहत कानून बनाया जाएगा। लापरवाह ठेकेदारों को लखनऊ मंडलायुक्त ने लगाई फटकार, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर का काम जो है वो धीमी गति से चल रहा है और उसको लेकर मंडलायुक्त ने तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई है। नगर निगम के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द ग्रीन कॉरिडोर का काम जो है वो पूरा किया जाए और नगर निगम के साथ साथ सिंचाई पीडब्ल्यूडी के जो तमाम कार्य हैं जो धीमी गति से चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उसको लेकर मंडलायुक्त ने फटकार लगाई है। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि जो भी कार्य है, खास करके जो सड़क और पुल बनाने के कार्य हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। घोषित चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद बीजेपी ने मास्टर लेवल प्लान तैयार किया है। स्वनिधि योजना के तहत उन लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं जो कि खोमचे लगाकर, रेहड़ी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक प्लान तैयार किया गया, जिस प्लान के तहत स्वनिधि योजना के तहत उन लोगों को जोड़ा जाएगा और उन्हें ऋण दिलाकर उन्हें खुद स्वरोजगार शुरू करने का अवसर देगी, जिससे कहीं ना कहीं इस मास्टर प्लान से जो वोटर जो कट रहे हैं उन वोटरों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। ऊपर लेवल पर तो वोटरों को जोड़ लिया गया, लेकिन अब स्वनिधि योजना जो लाए हैं वो उन रेहड़ी लगाने वालों के लिए या फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए है, जिनको ऋण दिलाकर बीजेपी उन्हें स्वरोजगार बनाने के लिए और स्वावलंब बनाने का प्रयास करेगी, जिससे कि आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में उन्हें इसका लाभ मिल सके। इस मास्टर लेवल प्लान की तैयारी कर ली गई है। कानपुर व बुंदेलखंड में क्षेत्रीय कार्यालय है, वहाँ पर एक बैठक करके रणनीति बनाई गई है और सभी कार्यकर्ताओं को इसमें लगाया गया है। उन रेहड़ी वाले और जो खोमचे लगाने वाले लोगों का स्वनिधि योजना के तहत फॉर्म भराया जाएगा और उन्हें कोशिश होगी जल्द से जल्द 2024 के पहले लोन दिला दिया जाए, ऋण दिलाया जाए, जिससे कि वह रोजगार शुरू कर सकें और रेहड़ी जो लगा रहे हैं उनसे वो अपना खुद का रोजगार तैयार कर सके। यह मास्टर लेवल प्लान बीजेपी का कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कारगर साबित हो सकता है। इसलिए इस मास्टर लेवल प्लान को तैयार कर लिया गया है और सूची तैयार करने के बाद प्रदेश स्तर पर उस सूची को भेजा जाएगा। उसी के आधार पर आगे का काम किया जाएगा, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव का फायदा बीजेपी को मिल सके।
भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार की ओर से मनाए जा रहे मेरा माटी मेरे देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में को जिले में भव्यता एवं जनसहयोगिता के साथ जमकर मनाया जा रहा है। आगरा के देहात तक घर घर जाकर मुट्ठी भर मिट्टी व चुटकी भर चावल प्राप्त कर अमृत कलश के संग्रहण किया जा रहा है। इसी क्रम में आगरा की फतेहाबाद तहसील क्षेत्र के शमशाबाद क्षेत्र में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जनप्रतिनिधि गांव-गांव पहुंच रहे हैं और कलश में घर घर से चुटकी भर चावल और मिट्टी ले रहे हैं। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम में पूर्व विधायक के साथ तमाम भाजपा के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और गांव के लोग मौजूद रहे। ब्लॉक शमशाबाद क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गाँव में पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भानेंद्र सिंह बजरंग ने मेरी माटी मेरा देश के तहत घर घर जाकर कलश में मिट्टी और चुटकी भर चावल एकत्रित किए, जिसमें आपको बताते चले कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के पूर्व विधायक रहे। तो वहीं गांव में ही कलश में मिट्टी ली। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण और भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान जो गांव वाले थे उनमें भी एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला और भारत माता की जय और देशभक्ति जैसे तमाम नारे गांव वाले द्वारा भी वहां पर लगाए गए। देश भर में गणेश चतुर्थी के आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो जगह जगह पंडाल सजने लगे हैं। तो वहीं मूर्ति बाजारों में बड़ी संख्या में भक्त गणेश प्रतिमाओं को लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि आगामी 19 सितंबर से देश और दुनिया भर में गणेश पूजा का पावन पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाना है, जिसको लेकर इस बार कलाकारों ने गणेश प्रतिमाओं में देशभक्ति का रंग के साथ साथ राम मंदिर को भी जगह दी है। आपको बताते चलें कि गणेश प्रतिमाओं के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के अयोध्या में बन रहे मंदिर को भी उकेरा गया है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी की मूर्तियां बड़ी संख्या में बनाकर बाजारों में उतारी। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के द्वारा आज पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवाई गई है। ये कार्यक्रम पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ है और बता दें कि प्रत्येक सप्ताह इस तरह का कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोजित किया जाता रहा है और इसी क्रम में आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के द्वारा पुलिस कर्मियों से बातचीत की गई और उनके टर्नआउट को चेक किया गया। साथ ही उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि जनता से मधुर संबंध बनाए रखें और उच्च कोटि की वर्दी पहने, जिससे जनता का विश्वास पुलिस के प्रति कायम रहे। इसी तरीके से उन्होंने तमाम दिशा निर्देश देते हुए पुलिस लाइन परेड ग्राउंड का जांच किया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए और इसे बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के कड़े निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि निरंतर जो है पुलिस कर्मियों से जो है ये दौड़ का कार्यक्रम आयोजित कराया जाता रहा और ये प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम आयोजित होता है। इसी क्रम में ये कार्यक्रम देश के जनपद संभल में खड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब प्रेम का भूत किसी पर चढ़ता है तो वो कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करता। एक ऐसे ही मामला सामने आया है जहां तंत्र मंत्र की विद्या के चलते अपने पति की हत्या कर दी। जब एएसपी श्रीचंद ने इसका खुलासा किया तो खुलासा सनसनीखेज था। दरअसल आपको बता दें कि मामला थाना एचड़ा कंबो के इलाके का है, जहाँ पर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एएसपी श्रीचंद ने इस खुलासा किया है। पत्नी ने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि अपने पति की हत्या कर दी। एक तांत्रिक से उसकी प्रेम चल गया और प्रेम का भूत इसका दर चढ़ा कि उसने तांत्रिक और उसके साथी से मिलकर अपने पति की हत्या की। और लेकिन चौंकाने वाला उससे भी बड़ा खुलासा सामने आया है कि जब अपने पति की गुमशुदा की रिपोर्ट थाना एचड़ा कंबो में जाकर लिखवाई और उसके बाद जब ये खुलासा हुआ तो पुलिस भी चौकन्ना रह गई। दरअसल जिस तरह से 4 दिन पहले एक गुमशुदा का मुकदमा थाना एचड़ा कंबो में लिखा गया और ये हाफिजपुर के नजदीक का बताया जा रहा था। फिलहाल विवाहिता पहुंची और उसने कहा उसका पति 2 दिन से लापता है। पुलिस ने उसकी तहरीर पर मुकदमा किया, जांच पड़ताल की, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे मिले जिसमें कि उसकी पत्नी पर शक हुआ। फिलहाल संभल के एसपी कुलदीप सिंह गुनावत और एएसपी श्रीचंद और सीओ जितेंद्र कुमार के अलावा पूरी टीम लगी थाना एचड़ा कंबो के जो यहाँ पर प्रभारी हैं उन्होंने ललिता शर्मा, ये सारी टीम लगी और उन्होंने पूरी तरह से जांच पड़ताल की। जब विवाहिता से सख्ती से पता किया तो बताया गया कि उसने उस प्रेम जो तांत्रिक था उससे प्रेम करती थी, उसका एक साथी था। फिलहाल साजिश रची स्क्रिप्ट तैयार की गई, उसको बुलाया और शराब पिलाकर उसको जान से मारकर खेत में दबा दिया। फिलहाल पहले जब उसके अलावा जब साथी तांत्रिक को पकड़ा गया, लेकिन वो बताते रहे कि उसको गंगा किनारे ले गए और वहाँ पर जला दिया। लेकिन लगातार पूछताछ करने के बाद पता चला
कि उसकी पत्नी, उसके तांत्रिक, उसका साथी ने दर्दनाक मौत दे दी और फावड़े से काटकर उसको मार दिया। फिलहाल पुलिस ने इन 3 आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा है। हम लोग तो बिजली का करंट लगने से एक युवक की हुई मौत और परिजनों में मचा कोहराम। आपको बताते चले पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र का है, जहां पंखे में कुछ खराबी हो जाने पर लड़के के पिता ने कहा कि उसको देख ले, और वो देखने जब गया तो उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर हालत में उसे CSC सामुदायिक केंद्र बछरावा पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं युवक की मौत से कहीं ना कहीं परिवार में कोहराम है। जानकारी ये भी हुई है कि वो परिवार का एक लौता लड़का था और जिसकी मौत से कहीं ना कहीं पूरे परिवार में और ग्रामीण जो उनका गांव है उस क्षेत्र में मातम का माहौल सा पसरा हुआ है। फिलहाल जिस तरह से लगातार करंट से या आपदी जो बिजली गिरती है उससे मौतें हो रही हैं, तो लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए कोई ना कोई अभियान चलाना चाहिए। बिजली के जो उपकरण हैं उनसे दूर रहने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे ही हादसे होते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिजनौर के मंडावली के नजदीक गांव पर, जहां पर थोड़ी देर पहले थोड़ा आगे मंडावली के रफ्ते में 53 यात्रियों से भरी बस फंस गई। जी हां, आपको बताते चलें ये बस नेपाल व भारत की फ्रेंडशिप बस है, जिसमें नेपाल से आ रहे यात्री हरिद्वार जा रहे थे। रास्ते में मंडावली रफ्ते पर बस पानी में फंस गई। पानी फंसने में तुरंत तत्काल प्रशासन को सूचना दी जाती है और प्रशासन मौके पर पहुंचते हैं और राहगीरों और पुलिस की मदद से 53 के 53 यात्रियों को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए, ये दूसरी बस है, क्योंकि एक बार जब CM योगी आदित्यनाथ बिजनौर आ रहे थे तब बस फंसी थी, उसमें 33 यात्री थे, उनको भी बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरह बड़ी लापरवाही भी कहा जा सकता है, क्योंकि बस आखिरकार पहुंचती क्यों है? जब पानी आ जाता है तो वहाँ प्रशासन को किसी न किसी को मौजूद रखना चाहिए ताकि ऐसी घटना ना हो सके, क्योंकि नेपाल से आ रहे थे और हरिद्वार जा रहे थे। कहीं ना कहीं अगर बड़ी घटना हो सकती थी तो इसको लापरवाही कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बिजनौर पुलिस ने बड़ी होशियारी के राहगीरों की मदद से इन सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया। बताया ये जा रहा है नेपाल से हरिद्वार जा रहे थे 53 यात्री, पूरी बस भरी हुई थी और इस बस का जो नाम है वो भारत नेपाल फ्रेंडशिप बस है। और लगातार बिजनौर से बड़ी खबर न्यूज़ वन इंडिया दिखाता है। आज भी आपको दिखा रहा है लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू कर इस बस को बाहर निकाला गया और सारे यात्रियों को सकुशल बरामद कर लिया गया। अमेठी में एक सुलभ शौचालय का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर सुलभ शौचालय तो बना हुआ है लेकिन 5 सीटें बैठाई गई हैं, लेकिन 5 सीटों में कोई दीवार नहीं बनी हुई है। जिस तरह से सामूहिक रूप से वो सुलभ शौचालय बना है उसी तरह से 5 सीटों में सामूहिक रूप से वो सीट बैठाई गई है और ना तो कोई दीवार है ना कोई पर्दा लगा हुआ है। ऐसा मामला सामने आने पर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगदीशपुर ब्लॉक खंड के विकासखंड क्षेत्र के कटेहटी गांव की, जहां पर सामूहिक रूप से सुलभ शौचालय बनवाया गया है और उसमें 5 सीटें बैठाई गई हैं और 5 सीटों के बीच में कोई दीवार नहीं बनी हुई है और ओपन रूप से 5 सीटें बैठाई गई हैं। और अगर देखा जाए तो उसमें गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है और लगातार हर महीने पैसे भी हज़ारों रुपए खारिज भी होते हैं, लेकिन कोई भी कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं रहता है। इस तरह मामला सामने आने पर क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि खबर चलने के बाद किस तरह से जो है इस पर कार्रवाई होती है और क्या मामला सामने निकल कर आता है। उन्नाव में गगनखेड़ा चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर उस समय सनसनीखेज वारदात हुई जब बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी का बैग छीन लिया। इस बैग में लगभग 2.25 लाख रुपए थे और साथ में उसके जरूरी कागजात थे। बाइक सवार बदमाशों ने बैग छीन करके कानपुर हाईवे की तरफ फरार हो गए। इस घटना में सबसे अहम बात यह है कि जहां
हर्षुली खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर राजा मिश्रा के नेतृत्व में महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए पिंक बूथ की सफलता के बाद अब सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा धरातल पर अमल में लाया जा रहा है। जी हां, यूपी पुलिस ने रिटायर्ड कर्मियों और सीनियर सिटीजन की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए ऑपरेशन सवेरा शुरू किया है और इसके तहत पुलिस टीम थानावार अपने इलाकों में 60 या साल या उससे अधिक आयु के लोगों को चिन्हित करती है और उनके घर जाकर बातचीत करती है। पुलिस उनके नाम और मोबाइल नंबर समेत सारी जानकारी नोट कर रिकॉर्ड बनाती है। ये अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आरंभ की गई थी योजना। इस योजना के अंतर्गत वो समस्त सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है उनको हम डायल 112 जो हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है उस पर हम इनको रजिस्टर करते हैं, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, एक सारी डिटेल्स रहती हैं। इसका लाभ जो प्राप्त होता है वो ये होता है कि इमरजेंसी में जैसे ही कोई कॉलर हमें फ़ोन करता है तो सामान्य पीआरवी के रिस्पॉन्स में सीनियर सिटीजन को त्वरित रिस्पॉन्स मिलता है, 2-3 मिनट कम लगते हैं। दूसरा लाभ ये मिलता है कि ये जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज है, चूँकि इससे 108 भी जुड़ी हुई है, 101 जो फायर एंड सर्विसेज है वो भी जुड़ी हुई है, एम्बुलेंस सर्विसेज भी इससे इंटीग्रेटेड है। हर्षुल, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।